चलें जी, फिर आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। जी, ठीक है। और बिफोर मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअल लिनक्स वर्किंग, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी हिस्ट्री क्या है। आज के टाइम पे जो लिनक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो और आज से 10 साल पहले क्या था और उससे 10 साल पहले क्या था, ताकि हमें जी, एक्चुअली आइडिया हो जाए कि हमारे किस एरिया में किस टाइप का जो लिनक्स है वो यूज़ होगा। ठीक है। बिकॉज लिनक्स तो एक वर्ड है, इसके साथ एसोसिएट होती हैं ऑलमोस्ट 200 के करीब डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें जी, से ठीक कोई है। 50 के करीब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनका हमें पता है या किसी ना किसी तरीके से आपका उनसे वास्ता हो जाता है या कहीं ना कहीं आप नाम सुन लेते हो। बहुत सारी ऐसी हैं जो लोगों ने बनाई, फेल हो गई। बहुत सारी ऐसी हैं जो एजेंसीज बनाती हैं और अपने लिए यूज़ करती हैं, तो हमें उनका नहीं पता। तो एक मैं एस्टिमेटेड आइडिया कह सकता हूँ कि अराउंड 200 के करीब लिनक्स के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब सवाल ये है कि वो जो 200 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना कैसे, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और फिर इसकी इतनी ज़्यादा कॉपीज कैसे बन गई, इसको स्टॉप क्यों नहीं किया जा सकता या क्यों नहीं किया गया। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा सीख भी लेता है, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये होता है कि जब आपके पास जो फिजिकल इंफ्रा है जहाँ पे एक्चुअली आपने इसको रन करना है, क्या वो क्या है, क्या उसके बारे में थोड़ा आइडिया है आपको। तो दिस इज समथिंग जो मैं चाहता हूँ, हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे पास स्टूडेंट आए, खासतौर पे वो बंदा जिसने ऑलरेडी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं किया इन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट, टेस्टिंग के लिए सीखना इज समथिंग एल्स। बट मेरी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट उसे 1 से 2 सेशन ऐसे दिए जाएं जिसमें उसका बेसिक्स जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो उसी के तहत हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो हार्डवेयर है वो क्या है और फिर किस हार्डवेयर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सूटेबल है। ठीक है। मे भी हो सकता है कि अभी तक जो हार्डवेयर आपने देखे हैं जिन पे आप काम करते हैं वो ऐसे हार्डवेयर हों कि उन पे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो सिवाय मैक के। जी, अच्छा, जब मैक की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है जी, जो एप्पल का हार्डवेयर है उस पर सिर्फ मैक ओएस इंस्टॉल होता है। इंटेल जो कोई और वेंडर है, जैसे हमारे पास जैसे युबंटू की मशीन हो सकती है, सिस्टम हो सकता है, हमारे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है जिसे हम चाहेंगे कि हम उस पर इंस्टॉल कर लें, तो वो उस पर क्यों नहीं इंस्टॉल होता। तो ये अक्सर क्वेश्चंस लोगों के जहनों में होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आज के सेशन में इसका जवाब ढूंढने की। तो ठीक है। आज है 10 सितंबर 2022 और हमारा ये सेशन है 01, और ये रिगार्डिंग होगा बेसिक हार्डवेयर एंड ओएस हिस्ट्री। जहाँ पे आपको लगे कि आपको कोई क्लियरिटी नहीं है, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे पास मेथड ये होता है कि मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि मैं सेशन पूरा डिलीवर करूँ, ओके, और एट द एंड ऑफ द सेशन हम डाउट सेशन रखें एक। ठीक है। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लूँ, जब जब मुझे कोई क्वेश्चन हो एट द एंड मैं आपसे को पूछ लूँ। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं हार्डवेयर की। अच्छा, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि हार्डवेयर के वेंडर्स कौन से हैं, मैं सिर्फ आपसे ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम डेस्कटॉप सिस्टम्स यूज़ करते हैं या वर्क स्टेशंस यूज़ करते हैं, या इवन के जिनको हम कहते हैं कि ये सर्वर्स हैं, सर्वर मशीन्स हैं, या रैक माउंट सर्वर्स को जिनको हम यूज़ करते हैं, अगर इनको कैटेगराइज किया जाए तो ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और किस एरिया में इनका ज़्यादा यूज़ होता है।
तो जो पहला कॉन्सेप्ट है उसको हम इसको कैटेगराइज जब करते हैं तो इसको नॉर्मली हम कहते हैं एसएमपी, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मशीन्स। एसएमपी का मतलब होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब इसका जो आर्किटेक्चर है इसे हम कहते हैं ओल्ड आर्किटेक्चर। लेट्स से आपके पास जो लैपटॉप है या कोई भी डेस्कटॉप है उसमें रैम होगी और आपके जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें चल रहे हैं उस सिस्टम में चल रहे हैं वो रैम सबके लिए शेयर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रैम का लेट्स से कि आपके पास 4 मॉड्यूल है रैम के और आपका कोई सॉफ्टवेयर ये डिसाइड कर ले कि मैंने फिजिकली रैम के इस मॉड्यूल को यूज करना है। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उसको इस तरह इमुलेट करता है रैम को कि आपको रैम टोटल क्वांटिटी में नजर आती है, अलग अलग नजर नहीं आती, चाहे फिजिकली ठीक है। उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स लगे हों। तो हम उसे कहते हैं शेयर्ड रैम। इसी तरीके से शेयर्ड स्टोरेज होगी और शेयर्ड सीपीयू होगा। इस किस्म का जो आर्किटेक्चर है इसे हम एसएमपी आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं हम नॉर्मली। अब हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप, डेस्कटॉप सिस्टम्स, रैक माउंट सर्वर्स, आपके नेटवर्क स्विचेस, राउटर्स, मोबाइल्स, टैब्स, मतलब आप ये कह लो कि एंड यूजर के पास जितने भी डिवाइसेस हैं नॉर्मली उनमें जो आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है टिल टुडेज डेट वो ये वाला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एसएमपी। ओके। रीजन क्या है कि जो भी आपके पास हार्डवेयर है, लेट्स से एक नेटवर्क कार्ड लगा है तो वो नेटवर्क कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं सबको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। डिस्प्ले कार्ड है तो डिस्प्ले का काम करेगा, यानी कि सब कुछ शेयर्ड होगा। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि एंड यूजर की जरूरियात यही है, इससे ज्यादा एंड यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर दूसरी कैटेगरी बनाई गई कि यार ये तो ठीक है, एक नॉर्मल यूजर है या 10 या 100 या 150 यूजर्स हैं जो उनके लिए इनफ है ये आर्किटेक्चर। बट इन सम केसेस यू नीड स्पेसिफिक हार्डवेयर, जहाँ पे आप चाहते हो कि लेट्स से कि आपके सिस्टम में 10 प्रोसेसर हैं तो आप एक सीपीयू को डेडिकेट कर दो कि इसने सिर्फ यही काम करना है, इसके अलावा इसने किसी चीज पे काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज आपके इन्वायरमेंट कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत ह्यूज कैलकुलेशंस होती हैं। अब उन कैलकुलेशन को आपका जो नॉर्मल सीपीयू है ये कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो यू नीड डेडिकेटेड प्रोसेसर्स, क्योंकि पता नहीं कितने मिलियंस में उसकी पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही होती है, कैलकुलेशन हो रही होती है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो उसके लिए फिर ऐसा एमपीपी का जो है आर्किटेक्चर बनाया गया जिसे मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग से आपका आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट हार्डवेयर पैरेलल काम करेगा। इसका मतलब है कि सीपीयू एक नहीं होगा, मोर देन वन होंगे। वो 100 भी हो सकते हैं, वो 150 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द मशीन। इसी तरीके से स्टोरेज आपकी एक नहीं होगी, स्टोरेज के डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। और इसी तरीके से आपके पास रैम जो होगी, रैम के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होंगे। अभी जो मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, ये मॉड्यूल का वर्ड भी मे भी हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, मे भी हो सकता है आपने अपने सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो सुना हो लेकिन हार्डवेयर की दुनिया में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार आप ये कहते हो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, लेकिन और उसमें लेट से आपके पास अलहदा से एक पूरा पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ रैम इंस्टॉल है, और वो लेट से 4 पार्ट हैं, हर पार्ट के अंदर रैम है। वो पार्ट इस तरह से सिस्टम के अंदर फिट होगा कि जब मर्जी दिल करे आप उसे उतार दो, जब मर्जी दिल करे आप लगा दो।
लेट्स सपोज आपका सिस्टम चल रहा है, किसी वजह से एक पार्ट ही खराब हो गया है और अब आपने उसे रिप्लेस करना है, तो आप क्या करेंगे? सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, सिस्टम आपका चलता रहेगा। आप जिस पार्ट उतारेंगे सिस्टम से और रिप्लेस करके वापस लगा देंगे। तो जब ठीक हम है। बात करते हैं याहू की, हॉटमेल की, गूगल.com की, AWS क्लाउड की, तो जितने भी बड़े टेक जायंट्स हैं जो पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं, कभी बंद नहीं हुए, उसकी रीजन यही है कि वो ये जो ऊपर वाला आर्किटेक्चर है ये यूज नहीं करते। इसमें क्या होगा कि लेट से आपकी रैम ही खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। लेकिन अब एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी चाहिए। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के लिए हार्डवेयर भी इस तरह का हो जो मैक्सिमम अवेलेबल रहे। तो मैक्सिमम अवेलेबल कब रहेगा? आपकी पावर सप्लाई सड़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम बंद हो जाएगा। एक अलग से पावर सप्लाई होगी, वो भी सड़ गई तो एक अलग से पावर सप्लाई होगी। पूरा बोर्ड सड़ गया है तो दूसरा बोर्ड अवेलेबल होगा। मतलब हर चीज रिडंडेंट अवेलेबल है। आपको कभी भी सिस्टम को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब सिस्टम को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो गया तो मैं 20 दिन बाद इसे रीबूट कर दूं। इस तरह के हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस तरह का चाहिए, चाहे वो 30 ईयर्स के लिए चलाएं तो चले, ऑफ ना हो। वो ये ना कहे कि अब मेरी परफॉर्मेंस ऐसी स्लो हो गई कि मैं बहुत अरसे से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, मुझे सांस चाहिए, मुझे स्टॉप करें। तो उस टाइप के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। तो अभी जब आपने बात की कि आप CI/CD पे काम कर रहे हैं, तो जिस जगह पे जाके काम करेंगे आपको जो उसके बेस स्ट्रक्चर होगा हार्डवेयर का वो इससे ही मिलता जुलता होगा जिसके हम MPV की बात कर रहे हैं अभी। जी। अच्छा, इनको फिर नॉर्मली हम कहते हैं, इनको कैटेगराइज कैसे किया जाता है? जैसे मैंने नॉर्मल लैपटॉप की बात की, इनको कैटेगराइज किया जाता है किसके लिए? हमारे पास ब्लेड सर्वर्स का कॉन्सेप्ट होता है, या सम टाइम हम उन्हें रैक सर्वर भी बोलते हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रैक सर्वर्स हैं। एक्चुअली उनके पास रैक सर्वर्स नहीं होते, उनके पास होते हैं रैक माउंट सर्वर्स। यानी कि आपने एक फिजिकल डब्बा बॉक्स खरीदा, रैक, तो आपने बाजार से इस तरह का सर्वर परचेज कर लिया जो उस रैक के अंदर फिट इन हो जाएगा। तो इस तरह के तो आपके पास नेटवर्क स्विचेस भी आते हैं जो रैक माउंट होते हैं। तो नॉर्मली अक्सर लोग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो उनके पास सर्वर है वो रैक सर्वर है। रैक सर्वर इज समथिंग एल्स। नॉर्मली रैक माउंट सर्वर्स होते हैं। प्लीज होल्ड कीजिएगा 1 मिनट के लिए। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ब्लेड सर्वर्स की या रैक सर्वर्स की, ये कंटेन करते हैं मॉड्यूल्स या हम उन्हें कहते हैं सेल्स। अभी आपको इसकी एग्जांपल में दिखा देता हूँ यहाँ पे। रैक सर्वर्स, तो लेट्स से इस तस्वीर को खोल लेते हैं हम। अभी आप ये देखें कि ये जो पूरा रैक बना हुआ है ये बेसिकली कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के अंदर हर एक स्पेस के दरमियान जो डिवाइस लगी हुई है इसको हम एक सेल कह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। जब ये सिस्टम खराब होता है या इसमें कोई इशू आता है तो और इमेजेस देख लेते हैं कुछ। जैसे ये एक बहुत बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, ये इसने एक सेल निकाला हुआ पूरा। ये देख, ये पूरा एक सर्वर है, कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के अंदर से ये जो डिवाइस निकाल रहा है ये एक्चुअली सर्वर वो निकाल रहा है, सेल निकाल रहा है या मॉड्यूल निकाल रहा है। इसी तरीके से ये देखें, यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगी। पूरा लंबा चौड़ा एक ये कमरे कमरे के जितने भी हो सकते हैं,
तो हो सकता है कि एक ऐसा मॉड्यूल लगाओ जिसमें सिर्फ प्रोसेसर ही प्रोसेसर हो, एक ऐसा मॉड्यूल लगाओ जिसके अंदर रैम ही रैम हो, कोई ऐसा प्रोसेसर लगाओ जिसके अंदर ड्राइव ही ड्राइव्स हो। तो आपने अगर यूपीएस कभी देखा हो, दो तरह के यूपीएस होते हैं, एक यूपीएस होता है नॉर्मल यूपीएस और एक यूपीएस होता है ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस के अंदर छोटी बैटरीज डलती हैं, जिसे हम बैटरी बैंक भी बोलते हैं, कि ये यूपीएस कितने बैटरी बैंक को कंटेन करता है। जैसे मेरे पास एक 3 kVA का यूपीएस लगा है, उसमें 12 बैटरियां हैं, 12 बैटरियों का बैंक लगा हुआ है, छोटी छोटी बैटरियां हैं। तो इसी तरीके से ये एक पूरा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स या सेल्स लगे हुए हैं। जो चीज़ खराब होती है वो उतारते हैं आप, क्योंकि अब मोर देन वन चीज़ होती है। अगर सीपीयू आपकी 100 की रिक्वायरमेंट हो सकता है 100 लगे हों और आपका लोड 60% हो, तो आप क्या करेंगे, वो लेट्स से 10 सीपीयू का एक मॉड्यूल है, तो वो निकालेंगे आप मार्केट से, जिस वेंडर से आपने वो सर्वर लिया होगा, उससे आप वो नया सेल खरीदेंगे और उसमें रिप्लेस कर देंगे। आपको सर्वर मशीन बंद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी व्हाट्सएप का सर्वर बंद नहीं हुआ, कभी google.com बंद नहीं हुआ, कभी yahoo.com बंद नहीं हुआ, कभी microsoft.com बंद नहीं हुआ। जबकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हर तीसरे रोज बंद होती हैं। अच्छा, क्यों बंद होती हैं? कि उनका जो हार्डवेयर स्ट्रक्चर है वो इस कैपेबल नहीं है कि वो 24/7 चल सके या साला साल चल सके। तो जब भी हमने किसी कंपनी में कोई नई डिजाइनिंग करनी होती है इंफ्रा की या हार्डवेयर की, तो हमें ये देखना होता है कि आज की डेट में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और आइंदा आने वाले 10 या 15 साल में या 20 साल में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप चीज़ों को डिजाइन करते हैं एज ए सिस्टम इंजीनियर। इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी भी आती है जिसे हम न्यूमा कहते हैं, न्यूमा मशीन्स, जैसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। इसका मतलब ये है कि सम टाइम आपको हाइब्रिड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे आजकल हम बहुत बात करते हैं बिटकॉइंस की, या बिटकॉइन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करते हैं, तब उसकी जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सीपीयू रिक्वायर्ड है, वो कोई एक सीपीयू रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब हर बंदे के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो जाके ब्लेड सर्वर ही परचेज कर ले या रैक सर्वर लेके आए। तो किसी के पास छोटी कैपेसिटी का सिस्टम लगा हुआ, किसी के पास बड़ी कैपेसिटी का सिस्टम लगा हुआ है। लोग इवन के लोगों ने अब ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो कि वो क्या करेंगे, इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करेंगे बिटकॉइन करेंसी की, या ऐसी लेटेस्ट जो सिक्योरिटी अब आ रही है वो यही आ रही है कि आपकी हर शय इनक्रिप्टेड होगी। तो फिर उसमें किसी के पास हल्का सीपीयू है, किसी के पास बहुत अच्छा सिस्टम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिकेशन उसको पैसे दे दिए जाएंगे। तो इस केस में हमें हाइब्रिड किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो अगर हम एसएमपी और प्लस एमपीपी को जोड़ दें, तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है, न्यूमा। न्यूमा से जो मुझे समझ आई है आपकी बात, वो ये कि लाइक आपकी जो मशीन्स होंगी, फिजिकल मशीन्स होंगी, वो आपकी एसएमपी की तरह की होंगी, बट क्योंकि वो क्वांटिटी में ज़्यादा होंगी, मल्टीपल होंगी, तो इन दैट केस हाँ जी। आप उसको, ओके। अच्छा, चौथी एक टाइप और भी है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं क्लस्टर, या समटाइम हम उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में, न्यूमा में, एमपीपी में, एसएमपी में क्या फ़र्क होता है? इनमें एक जो बड़ा फ़र्क है वो ये होता है कि ये जो एमपीपी मशीनें या न्यूमा मशीनें हैं, ये मल्टीपल टाइम में मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए वर्किंग कर रही होती हैं। जबकि ये सुपर कंप्यूटर है, ये स्पेसिफिक किसी एक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है और उसी पे ये कैलकुलेशन करता है।
अच्छा, तो क्लस्टर या सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे, तो इसे ये क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होते हैं? जैसे हमारे जीआईएस के सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा ये मैप्स हैं। इसी तरीके से मिलिट्री बहुत ज़्यादा यूज़ करती है इनको। आर्मी हमारी या मुख्तलिफ दुनिया की जितनी आर्मी है वो यूज़ करती हैं इसको। एयर स्पेस के सिस्टम में से यूज़ किया जाता है। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी कैलकुलेशन एंगेज है ना, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अब सवाल ये है, या एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि यार मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें? हमारा तो टॉपिक कुछ और है, हम तो टॉपिक ये पढ़ना चाहते हैं कि हमने रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना है। तो फिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? ये बताने का मकसद ये है, इसका जवाब ये है कि ये जो तीनों टाइप ऑफ या 4 टाइप ऑफ हमने सिस्टम्स पढ़े हैं या हार्डवेयर पढ़ा है जो आज के ज़माने में अवेलेबल है हमारे पास, इन सब के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन भी चेंज किया गया है। यानी कि जो हम नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम पे, इन पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलते। इनके लिए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि जो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है किसी चीज़ के लिए, जब आप उस पे काम करेंगे तो आपकी जो इनकम की ग्रोथ है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही अज़्यूम करें कि हर बंदे के पास लैपटॉप है, आपके पास भी लैपटॉप है, तो लैपटॉप के कितने ज़्यादा जो वेंडर्स अवेलेबल हैं, कितने ज़्यादा जो है टेक्नीशियन अवेलेबल हैं, तो उनकी डिमांड कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से जब कोई लेट्स से कोई बंदा 2 करोड़ या 4 करोड़ या 10 करोड़ खर्च करके एक ब्लेड सर्वर परचेज़ कर ले, तो वो किसी अरे-गरे बंदे को तो नहीं कहेगा कि आओ बैठो और मेरा सिस्टम खराब कर दो। वो इतना क्रिटिकल हो जाएगा कि वो रिस्क ही नहीं लेगा। वो रिस्क लेस एनवायरनमेंट चाहेगा, वो ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा चाहेगा जो उसके सर्वर की टेक केयर करे, क्योंकि उसने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है उस पे। और वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं परचेज़ करेगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हर तीसरे दिन उसे ये कहे कि मुझे रिबूट करो तो मैंने ठीक चलना है वरना तो मैं ठीक नहीं चलता। उसे तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो साल-साल चलता रहे, बंद ना हो कभी भी। तो ऐसा बंदा जो उस हार्डवेयर की टेक केयर करेगा और ऐसा बंदा जो उस हार्डवेयर पे चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक केयर करेगा, वो उसका जो सैलरी पैकेज होगा वो भी स्पेशल होगा। दैट्स व्हाट्स आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो अभी हम इस एरिया में हैं कहीं, बल्कि इस एरिया में भी नहीं है। बस हमें पता है, हमें नॉलेज है थोड़ा-सा कि रैम होती है, हार्ड ड्राइव होती है, सीपीयू होता है, लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप मशीन होती है, ये हमें पता है। एक्चुअली वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस। अभी हमने वर्किंग करनी है, वर्किंग को सीखना है। जब 1-2 साल वर्किंग करके हम इसमें इस काबिल हो जाएँगे कि इसके सारे स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, इसमें सिक्योरिटी सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, इसकी स्टोरेज को अंडरस्टैंड करें और इसमें बहुत कुछ है, उसको भी अंडरस्टैंड करें। तो कहीं पे हमें लगेगा कि अब हमें मूव करना चाहिए नेक्स्ट फेज़ पे, दैट इज़ दिस वन। और जब ये वाला फेज़ होगा तो इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है हमने उसको भी सीखना है। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी ही है कि कोई बंदा डेवलपर हो और वो कहे कि मुझे डेटाबेस इंस्टॉलेशन नहीं आती। तो उसके लिए डेटाबेस इंस्टॉल करना एक चैलेंज बन जाएगा। हर रोज़ उसे डेटाबेस एडमिन जो है, उसके पास जाना पड़ेगा। होल्ड कीजिएगा प्लीज़। काम करना है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कैपेबिलिटी है? वो किस हार्डवेयर पे चलने के लिए बना हुआ है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जो हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। जो आज ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिसको हमने सीखना है, जिसको पढ़ना है, उसकी कैपेबिलिटीज़ ये हैं कि वो टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक सभी पे चलता है, इस टाइम। और जितने भी बड़ी-बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, चाहे एचपी है, डेल है, सन माइक्रो सिस्टम्स है, आईबीएम है और इसके अलावा जो हैं, वो सभी पे चलेगा और इश्यू नहीं करेगा, वो सब वो कैपेबिलिटीज़ रखता है। तो दैट्स द रीज़न कि आज की डेट में चूँकि बड़े-बड़े इंफ्रा जो हैं, वो उसके बेस पे चल रहे हैं। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो उसकी नीड जो है हर आईटी का जो बंदा है, जिसने ख़ास तौर पे नेटवर्क या सिस्टम साइड पे या ऑपरेशनल साइड पे आना है, उसकी वो नीड है। अच्छा, कुछ अरसे पहले तक जो लिनक्स था वो नहीं था नीड डेवलपर्स की, वो सिर्फ़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और ऑपरेशन के जो लोग हैं उनकी नीड था। लेकिन आज की डेट में डेवलपर्स की भी नीड बन चुका है। कैसे? आपकी बहुत सारी ऐसी डेटाबेसेस आ गई हैं। पहले 2 बड़ी डेटाबेसेस होती थीं, जैसे 3 कह लें आप, एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल। अब आपको बहुत सारी और डेटाबेसेस आ गई हैं मार्केट में, जो लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ्री मिलती हैं। कोई आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। उनकी सारी कैपेबिलिटीज़ और उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो लिनक्स के साथ ज़्यादा अच्छी है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी परफॉर्मेंस वाला है। और लेट्स से एक आजकल एप्लीकेशन है जैसे हम यूज़ करते हैं, एक एप्लीकेशन है, एक ईआरपी सिस्टम है बेसिकली ओडू। तो जो भी डेवलपर आप देखेंगे, जो बंदा ओडू पे काम कर रहा होगा, उसके सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट यूबंटू इंस्टॉल्ड मिलेगा। बिज़ी हैं सर। तो यूबंटू क्यों इंस्टॉल मिलेगा? क्योंकि उन्हें जो दिन-रात काम करना है, जितनी भी डेवलपमेंट करनी है, उसके सारे टूल्स यूबंटू में अवेलेबल हैं। उन्हें फर्दर विंडोज़ की ज़रूरत नहीं है अब, कि वो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 की तरफ जाएँ। उन्हें कोई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चाहिए, उन्हें कोई ऑफ़िस प्रेज़ेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इवन दिस सॉफ्टवेयर आई एम यूज़िंग, ये माउस पैड, आपको लग रहा है कि जब हम नॉर्मल नोटपैड यूज़ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ये लिनक्स बेस्ड है, फ्री है, मुझे इसके कोई चार्जेज़ नहीं देना पड़ रहे। विंडोज़ जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, हमें ऐसा लगता है कि वो फ्री है, असल में वो फ्री नहीं होती, उसका भी लाइसेंस होता है, हम उसे 2 नंबर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड। और इसीलिए हर तीसरे दिन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस भी स्लो होती है, वो रिज़ल्ट हम नहीं गेन कर पाते जो करना चाहिए। तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि जब 5-6 महीने बाद कोई सिस्टम में इश्यू आया, तो खामोशी से जो है ना आप ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल कर दो और आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। जैसे मोबाइल में हम कहते हैं कि मोबाइल का आप रीसेट कर दो तो मोबाइल ठीक हो जाएगा। इज़ दिस द सॉल्यूशन? कि आपने बहुत बड़ा इंफ्रा एक सिस्टम के ऊपर खड़ा किया और हर तीसरे दिन या हर महीने या 6 महीने बाद आप कहें कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल कर दो, ठीक हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के लिए मार्केट में फिर दूसरे वेंडर्स आए जिन्होंने ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए कि उनके होते हुए आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ तक अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें जी, कि जी। जो आप सुपर कंप्यूटर से अचीव करना चाहते हैं, वो काम तो एमपीपी आर्किटेक्चर से भी अचीव हो सकता है या नहीं? नहीं, नहीं। देखो एमपीपी में क्या है कि इसमें भी उस लेवल की हार्डवेयर स्ट्रक्चर इसका नहीं है, जो सुपर कंप्यूटर ओके। का बनाया गया है। आपके जितना भी एटॉमिक एनर्जी का सिस्टम होता है, आपका जितना भी एयर स्पेस का सिस्टम है, जहाँ पे ह्यूज कैलकुलेशंस हैं, वहाँ पे जो ये सिस्टम है ना, सुपर कंप्यूटर्स यही चलते हैं। इवन कि हम जो हमारा ये जो होता है आपका एटॉमिक प्रोग्राम होता है, इसके सपोर्ट में जो सिस्टम्स हैं वो भी ऐसे ही होंगे। अच्छा सर, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है हाई अवेलेबिलिटी की, तो वहाँ पर ये जो एमपीपी आर्किटेक्चर है ये यूज होता है? लेकिन जब हम हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हाई अवेलेबिलिटी फॉर व्हाट? रिसोर्सेज की, लाइक जो आपका एक सिस्टम। एक हाई जी। अवेलेबिलिटी ये है कि आपका एक सिस्टम ही डेड हो गया, खराब हो गया, हम्म। तो दूसरा सिस्टम अवेलेबल हो जाए। एक तो ये तरीका है। अच्छा, ये जो हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है आजकल इन सिस्टम्स में भी आ गया है। अच्छा, कैसे आ गया ये हमने पढ़ना है आगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फायरवॉल है, वो फायरवॉल के अंदर एक ऑप्शन है कि आप उसको जोड़ दें एक और फायरवॉल के साथ। आप एक फायरवॉल परचेज करने की बजाय 2 परचेज करें और दोनों का कनेक्शन बिल्ड कर दें उसके अंदर, उसे एचबी का कहते हैं, हार्ट बीट का फीचर। तो दोनों क्या करेंगी, 24 घंटे जैसे हार्ट बंदे का बीट करता है ना, इस तरीके से 2 फायरवॉल्स आपस में
एक दूसरे को चेक करती रहेंगी कि कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। तो जो अवेलेबल नहीं होगी ऑटोमेटिकली दूसरी उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। इसी तरीके से अब सिस्टम्स भी ऐसे आ गए हैं, ठीक है? तो जैसे-जैसे सिस्टम मिनिमाइज़ हो रहे हैं, इसी-इसी तरीके से नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में। फिर आपकी एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी होती है कि भई ठीक है, आपका हार्डवेयर तो कभी बंद नहीं होता, लेकिन आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाती है। तो मैक्सिमम एप्लीकेशन को अवेलेबल कैसे किया जाए, तो उसका फिर अपना है। अभी जो मैंने आपसे क्लस्टर की बात की है, ये क्लस्टर कंप्यूटर नहीं होते, ये एप्लीकेशन भी आपके क्लस्टर बेस हो सकती है। आपका 10 कंप्यूटर का एक क्लस्टर भी हो सकता है। तो क्लस्टर का जो कॉन्सेप्ट है इस वर्ड का वो बहुत बड़ा है। तो जैसे-जैसे आप चीज़ें सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपको क्लियर होता जाएगा कि क्लस्टर का वर्ड अगर हार्डवेयर में हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, हम वेब होस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है।